हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग हिस्ट्री को कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 को, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। तो ये चैप्टर जो है सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। इसी जो क्वेश्चन बार बार 2-4 साल से देखा जा रहा है, इसी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें से हम लोग को यही पढ़ना है ग्राम भोजक के बारे में, तमिल क्षेत्र में जो भूस्वामी को क्या कहा जाता है, लोहे के औजार कैसे बने, खेती कैसे प्रारंभ हुई, उसके संगम साहित्य को पढ़ना है, सिक्कों के बारे में पढ़ना है, आहत सिक्के किसके बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ है लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिली हैं। इसके बारे में तो आप लोग जो अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने की कुल्हाड़ियाँ और जुताई करने के लिए हलों के फाल शामिल है। इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद है चित्र में क्या है कि कुल्हाड़ी और साड़सी, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाएं जिनका प्रयोग आप रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। तो क्लास 6 की है, तो 6 के बच्चे कैसे चीज़ों को सीखते हैं उस तरह से पढ़ाया गया है इस बुक में। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, जो सब हम लोगों के लिए सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग बेसिकली उन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। तो ये कृषि उत्पाद बढ़ने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों के बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण है, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। इस चार्ट में जो बताया गया है, सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरना है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ा, राजाओं की सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो इस जो टास्क को बनाना है, आप लोग चाहे तो इसको बना सकते हैं। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगाना है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। गांव में कौन रहते थे, गांव में कौन रहते थे, इसको स्टार मार्क लगाना है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को वल्लाल कहा जाता था। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछा जाता है कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े स्वामी हैं, भूस्वामी को क्या कहा जाता था। जिसके पास बहुत सारे ज़मीनें रहती थी उनको भूस्वामी कहा जाता था। तो तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को क्या कहा जाता था, तो बेल्लाल कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उनवार कहा जाता था और भूमिहीन मजदूरों को दास या कटेसियर या आदमाई कहा जाता था। तो याद रखना है कि बड़े भूस्वामी को बेल्लाल कहा जाता था और साधारण जो हलवा था उनको उनवार कहा जाता था, और भूमिहीन मजदूर जो था, जिसके पास भूमि नहीं था, दूसरों की खेती में मजदूरी करता था, उसको दास, कटेसियर और आदिमई कहा जाता था। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वल्लाल, उनवार और दास, कटेसियर, अदमई, इन सारी चीज़ों को देखना है। आप लोग नोट डाउन करते रहिए। सीटेट में इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइन उठा के पूछ लिया जाएगा कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी है उसको क्या कहा जाता था, तो उसको वल्लाल कहा जाता था। या फिर ऐसे पूछेगा कि साधारण हलवाओं या कृषकों को क्या कहा जाता था, तो उनवार कहा जाता था। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था, तो दास, कटेसियर और अदमई कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो गांव का प्रधान कौन होता था, तो ग्राम भोजक होता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव के सबसे बड़े भूस्वामी का होता था। साधारणतः इसकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, तो इसमें क्या बताया गया है कि ग्राम भोजक कौन बनता था, जिसके पास बहुत भूमि होता था, जो भूस्वामी होता था वो ग्राम भोजक बनता था, और ये गांव का प्रधान कहलाता था। और इनका जो पद था अनुवांशिक था, कि उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, ये सारी चीज़ें जो अनुवांशिक था। तो चलिए आगे देखते हैं। प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं सौंपते। तो राजा क्या था कि कर वसूलने का कार्य किसको सौंपता था, ग्राम भोजक को। यह न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। तो ग्राम भोजक कभी कभी किसका, न्यायाधीश का, तो कभी कभी पुलिस का भी काम करता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। तो ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जो अपना खेती खुद से करते थे, उन्हें स्वतंत्र कृषक कहा जाता था, और इनको क्या बोला जाता था, गृहपति।
इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो जो दूसरों की ज़मीन पर कार्य करते थे, मजदूरी करते थे, उसको क्या बोला जाता था? दास कर्मकार। इन सब चीज़ों को याद करना है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की जो प्राचीनतम रचना है उसको क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गाँव में रहने वालों को जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में ही पाए जाते हैं। उनके बाद हम लोग को पढ़ना है सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराना सिक्का आह सिक्का। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि सबसे पुराना सिक्का कौन है? तो आह सिक्का, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र जो है नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आह सिक्का कहा जाता है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुराना सिक्का कौन था? तो आह सिक्का। और आह सिक्का किसके बने होते थे? तो चांदी और तांबे के सिक्के बने होते थे आह सिक्का। तो आह सिक्का आप लोग देखिए, ये है आह सिक्का, जिसको हाथ करके सब डिज़ाइन बनाए गए हैं, कुछ जानवरों के डिज़ाइन है। ये है आह सिक्का। तो इसमें आह सिक्का के बारे में कुछ बताया गया है, तो पढ़ लेते हैं। आह सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। तो आह सिक्का का जो आकार था क्या था? तो आयताकार या कभी कभी वर्गाकार या कभी कभी गोल होता था। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा जाता हुआ नहीं था। इन सिक्कों पे जो कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे बनाए जाते थे। इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं जाता था, इसमें जो चिन्ह बनाए जाते थे। देखिए यहाँ पे जानवर का चित्र है, ये इन सब चित्र बनाए जाते थे। और उसके बाद क्या है? सिक्कों पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे होते थे, इसलिए ये आह सिक्के कहलाए। यह सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ही ये प्रचलन में रहा था। उसके बाद है नगर। अनेक गतिविधियों का केंद्र क्या था? तो नगर था। इसको पढ़ते हैं। अक्सर नई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर नगर जो है कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए मथुरा जो है उस टाइम बहुत ही फेमस था। तो चलिए पढ़ते हैं। मथुरा यह 2500 साल से ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर ही स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलाबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने के लिए फेमस था। तो मूर्ति के लिए कौन फेमस था? तो मथुरा क्या था कि मूर्ति के लिए बहुत फेमस था। तो इस चीज़ को याद रखना है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये तो अभी भी है कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा। मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए जाने वाले दान का उल्लेख करता है। प्रायः शहर में राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान दिया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का उल्लेख भी मिलता है। उसके बाद शिल्पकारों के बारे में पढ़ते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें वाली चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में बनारसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो इन सारे पॉइंट्स को जो है ध्यान से पढ़ना है और नोट डाउन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के ऊपर से काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे, इन धन का जो निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था।
उत्तरी काली चमकीले पात्र, तो क्या होता है उत्तरी काली चमकीले पात्र? यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। तो इसको याद रखना है। सूत कताने और बुनाने के नियम, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडू, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अरिकामेडू जो था 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बनी एक ढांचा मिली है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब तथा तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। तो इस पॉइंट को याद रखना, एम्फोरा जैसे पात्र। तो एम्फोरा क्या है? तो ये एक प्रकार का बोतल या फिर बर्तन था जिसमें शराब या तेल रखा जाता होगा, या अनुमान लगाया जाता है। तो अब क्वेश्चन शीटेट में पूछेगा कि शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ को किस में रखा जाता था? तो एम्फोरा जैसे पात्र में। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर का नाम पर एरेटाइन का पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे साँच पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। इन सब चीज़ों को याद रखना है कि यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, बेरी गाजा भरूच यानी यूनानी नाम की कहानी। तो एक कहानी छोटा सा है जिसमें यूनानी नाविक द्वारा विवरण किया गया है भरूच का कहानी को, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यापार और व्यापारी। व्यापार और व्यापारी जो क्या है, काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इसकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठाया जाता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर के काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, खास तौर के काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों। काले मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाए जाने लगे। जो काली मिर्च थी इसको रोमन में क्या बोला जाता था? सोना, काला सोना बोला जाता था काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते। दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छी व्यापार चल रही होगी। उसके बाद यहाँ एक कविता को बताया गया है जो सीटेट के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्तों को खोज निकाला। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट में इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। उसके बाद है समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में कई जो बड़े तटीय प्रदेश हैं, इनमें कुछ बहुत से पहाड़, पठार और नदी मैदान है। नदियों में मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति की और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मोवेंदार की चर्चा मिलती है। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि मोवेंदार क्या है? मोवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये कौन कौन है? चोल, चेर और पांड्य। तो जो तीन मुखिया शब्द है ये कौन सा शब्द है? तमिल शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? चोल, चेर और पांड्य। तीन मुखिया का मतलब क्या होता है? चोल, चेर और पांड्य। ये एक तमिल शब्द है, इसको याद रखना है। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र हैं। इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था।
इस तरह का 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण केंद्र था। एक चोलों का पतन पोहार और कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूला करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी के रथ और सुंदर कपड़े दिया था। तो 3 मुखिया लोग जो थे ना, वो कर नहीं लेते थे। वो लोग क्या लेते थे? उपहार लेते थे। कर नहीं लेते थे, कर के रूप में ही उपहार को लेते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उनके बारे में हमें उनकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। रेशम मार्ग और कुषाण जो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इसको। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पत्तनों तक जाती थी। यहाँ फिर जहाज़ों द्वारा रेशम जो है पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। तो ये था चैप्टर नंबर कितना है? 8। इसमें जो बताया गया है गाँव के बारे में, शहर के बारे में, व्यापार के बारे में। तो आप लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। सीटेट जो है इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन करती है। उपयोगी शब्द क्या क्या है? लोहा, सिंचाई, संगम, पत्तन, श्रेणी, व्यापारी, रेशम मार्ग। इन सारी चीज़ों को आप लोग को देखना है कि इस चैप्टर में इनके बारे में क्या बताया गया है। लोहा, तो लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ, लोहे बनाने के लिए कौन सा प्रयोग किया गया, तकनीकी, सिंचाई कैसे होता था, संगम क्या है, श्रेणी क्या है, रेशम मार्ग क्या है। तो इन सब, जैसे कि तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, तो आप लोग भी पढ़े कि तमिल में जो बड़े भूस्वामी को वेलाल कहा जाता था। ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्राय किसके द्वारा खेती की जाती थी? तमिल में हलवाही को क्या कहा जाता था। तो इन सब चीज़ों को मैं आप लोग को बोली थी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट्स कीजिएगा, जो वैसे ही क्वेश्चन पीछे दिए गए हैं। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि लोहे के औजार कैसे बनते थे। तो लोहे के औजार क्यों बनाए जाते थे? तो लोहे के औजार तो था जंगलों की सफाई के लिए बनाया जाता था। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद ग्राम भोजक कौन था? तो ग्राम का प्रमुख होता था, उसको कहा जाता था ग्राम भोजक। और इसका जो पद था अनुवांशिक होता था। यहाँ जो टैक्स वसूला जाता था और राजा को दिया जाता था। और कभी कभी ये लोग पुलिस का भी काम करते थे और कभी कभी ये लोग न्यायाधीश का भी काम करते थे। कौन? तो ग्राम भोजक। इन सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद आहत सिक्का किसका बनता था? तो चांदी का बनता था। और किसका बनता था? तांबे का बनता था आहत सिक्के। इन सब चीज़ों को याद रखना है। संगम साहित्य क्या होता है? तो संगम साहित्य जो होता है तमिल की प्राचीन रचनाओं को ही क्या कहा जाता है? संगम साहित्य कहा जाता था। उसके बाद दास या कर्मकार कौन होता था? जिसकी स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी और दूसरे के ज़मीन में कार्य करते थे। और स्वतंत्र कृषक किसको कहा जाता था? तो गृहपति को कहा जाता था। स्वतंत्र कृषक किसको कहता था? गृहपति को क्या कहा जाता था? स्वतंत्र कृषक। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स इस चैप्टर में आप लोग को याद रखना है, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अगर आप लोगों का मेरा पढ़ाया हुआ हेल्प करता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।